नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पंकज विश्वास जी जुड़ गए हैं कोलकाता से, उनका स्वागत और अभिनंदन कर लेते हैं। नमस्कार अभी पंकज जी। जी। पंकज जी, एक वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਬਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕੱਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਆ ਗਏ ਆ ਬਾਹਰ ਆੜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ 20% ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਲਗਾ ਲਓ। ਯਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਬਈ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਭਲ ਕੇ ਆਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਨਾਰੇ ਤੇ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। बाकी महाराज जी कृपा करें, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट वाला ये प्रदर्शन तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। स्टूडेंट्स की कोई बात भी नहीं की जा रही, पेपर लीक की कोई बात भी नहीं की जा रही। शिक्षा मंत्री का अब इस्तीफा भी शायद भूल गए, कुछ और ही चल रहा है इस समय जंतर मंतर पर। और सरदार जी ने जो शुरू में कहा कि यहाँ तो और ही लोग आ रहे हैं अपनी रोटियां सेकने के लिए, तो मैंने सुना है कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी भी सीजेपी के इस आंदोलन में अपनी हाजिरी देने के लिए जंतर मंतर पहुंचने की प्लान कर रहे हैं। जी सर, एकदम आपने सही सुना है कि ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी भी आना चाह रहे हैं। उससे पहले कल शुक्रवार, सबसे बड़ी बात है कि शुक्रवार जुम्मे का दिन, इसी को इन लोगों ने, कॉकरोचों ने चुना है पूरे भारत में प्रदर्शन के लिए, और एकदम शुक्रवार का ही दिन चुना है। मैं सर इसको कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि 2024 में शेख हसीना को हटाने का जो आंदोलन था, जो शुरुआत हुआ था कोटा मूवमेंट से, कि वहां पर जो 71 में जो लोग बांग्लादेश को उन लोगों को जो बांग्लादेश को स्वाधीन करवाए थे, बांग्लादेश के इंडिपेंडेंट मूवमेंट में 71 में जो शामिल हुए थे, उन लोगों के बच्चों के ऊपर 7% पूरे कहीं भी सरकारी नौकरी लगती है या शिक्षा व्यवस्था में कहीं भी कुछ भर्ती होता है, 7% उनका कोटा था। सिर्फ 7% कोटा को हटाने के लिए जो मूवमेंट शुरू हुआ था, बाद में शेख हसीना भी बातचीत करने की कोशिश कर रही थी, तो वो लोग भी जो उस समय आंदोलनकारी थे, जमात, बीएनपी, सारे लोग मिले हुए थे उस समय। उन लोगों ने कहा था कि हसीना से कोई बात नहीं होगी, अब तो हसीना को हटा के ही मानेंगे। और पहले वो ढाका में प्रोटेस्ट हो रहा था, उसके बाद इस प्रोटेस्ट को पूरे बांग्लादेश में पूरे बांग्लादेश में स्प्रेड आउट किया गया था। इसको एकदम मेटिकुलसली डिजाइन, ये वर्ड यूनुस ने यूज किया था कि दिस मूवमेंट वाज मेटिकुलसली डिजाइन। और यहाँ पर जो कॉकरोचों का प्रोटेस्ट हो रहा है, वो भी दैट सेम काइंड ऑफ मेटिकुलसली डिजाइन प्रोटेस्ट हो रहा है। आप देखिए, उन लोग पहले वो लोग जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके बाद उन लोगों को लगा कि सिर्फ दिल्ली में धरना देके या जंतर मंतर से प्रोटेस्ट करके मोदी को नहीं हटा सकते, या ये इस मूवमेंट को अगर पूरे देश में अगर एक माहौल क्रिएट करना है तो इस मूवमेंट को पूरे देश में इसको फैलाना पड़ेगा। एक दूसरी बात है कि पहले उन लोगों ने जो है जेपी नड्डा जी से बात की, उसके बाद अब कह रहे हैं कि जेपी नड्डा के आवास स्थल पे या उनके दफ्तर पे कहीं बात नहीं होगी, सीधे वो आए जंतर मंतर पे आए, ताकि उनको ह्यूमिलिएट किया जा सके, एक सीन क्रिएट किया जा सके, एक माहौल तैयार किया जा सके। और शेख हसीना के आंदोलन के समय भी देखिए, शेख हसीना को भी इसी तरह का अल्टीमेटम दिया गया था कि आप आइए एकदम धरना स्थल पे, जब उन लोगों का जहां पे धरना हो रहा था, कोटा मूवमेंट, शाहबाग कहते उस जगह को शायद, तो वो शाहबाग में उनको आना था। तो एकदम सेम बांग्लादेश टाइप का प्रोटेस्ट हो रहा है, पूरे भारतवर्ष में इसको फैलाने की कोशिश हो रही है। और कलकत्ता में भी जो है कल पुलिस के पास अपील किया गया है कि उनको रैली करने दिया जाए। 2 जगह बड़ा प्रोटेस्ट होने का कोलकाता में भी बात है, एक धर्मतला के आसपास और एक कॉलेज स्क्वायर के आसपास। यहाँ 2 जगह से यहाँ से रैली निकलने वाला है, जैसा कि मेरे पास
जो खबर है, या यहाँ मीडिया में भी दिख रहा है वो पूरी तरीके से, या अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल पे भी इसको फैलाया जा रहा है। पूरा एकदम नेटवर्क, पूरा पूरा सिस्टम जो है उसी तरीके का मुझे लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी को भी इसमें अवसर दिख रहा होगा, क्योंकि उनका जो चोट है, वो चोट तो एकदम नया नया घाव है उनका। 2 महीने भी नहीं हुई है, सत्ता चली गई है। अब देखिए राहुल गांधी इस पे कूद गए हैं, इसमें अखिलेश यादव, जितने भी राजनीति के रोटी सेकने वाले लोग हैं, विरोधी पक्ष के लोग हैं, सारे लोग इसमें कूद पड़े हैं। अब ये सिर्फ एक पेपर लीक का मामला नहीं रह गया है, अब ये पूरा एक तरीके से राजनीतिक पूरा माहौल तैयार किया जा रहा है। जिस तरीके से सरदार जी ने कहा कि वहां पर अब अलग अलग प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग उपस्थित हो गए हैं, दंगाई है, जिहादी है, सारे जो एंटी नेशनल, एंटी मोदी जितने भी लोग हैं, हर प्रकार के, जो सरकार से नाखुश है और जो इस देश से भी नाखुश है, हर प्रकार के लोग वहां पे उपस्थित हो गए। और पूरे इसको देखिए सर, बेगूसराय में आपने देखा होगा वो वीडियो, इसमें बिहार के बेगूसराय में एकदम दंगा की तरह परिस्थिति हो गया है। महाराष्ट्र में, मुंबई में भी बहुत जगहों पे झड़प हो रहा है। तो ये एक माहौल तैयार करने की कोशिश है, और ममता बनर्जी तो इसको, इस अवसर को छोड़ेंगी मुझे ऐसा तो लगता नहीं, क्योंकि घाव पुराना नहीं है, घाव एकदम नया नया है, घाव ममता के भरे भी नहीं है। और इतना अच्छा अवसर उनको मिला है मोदी जी के विरोधिता करने का, तो वो तो इसमें तो कूदेंगी, ये तो एकदम स्वाभाविक है। 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण कही हैं आपने। नंबर 1 के शुक्रवार का दिन चुना गया है और पूरे देश के लिए चुना गया है। हम और आप जानते हैं, दर्शक जानते हैं कि शुक्रवार को जानबूझ करके एक सेंसिटिव डे की तरह घोषित कर दिया गया है, प्रचारित कर दिया गया है इस देश में। और जुमे की नमाज के बाद अक्सर इस देश में अलग-अलग बड़े शहरों में दंगे, फसाद, तोड़-फोड़, आगजनी, उपद्रव होते रहे हैं। तो एक जानबूझ करके योजनाबद्ध तरीके से शुक्रवार का दिन चुना गया है। सर मैं वही कहा था, दिस इज अ मेटिकुलसली डिजाइन, एकदम जानबूझ के किया गया। सबको पता है कि ये लोग मोदी को वोट नहीं देते हैं, सबको पता है, इट्स एन ओपन सीक्रेट कि पूरे देश में ये लोग मोदी को वोट नहीं देते हैं, बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं। तो जो लोग मोदी जी को पसंद नहीं करते हैं, अगर उनका जमावड़ा होता है किसी दिन, तो ये तो सबसे बड़ा अवसर है। और दोपहर के बाद पूरे भारत में जो रैली का जो कार्यक्रम है, दोपहर के बाद रखा गया है। एकदम उनका जो वो शुक्रवार का जो मुख्य नमाज होता है दोपहर में, तो उसके बाद ये होगा। तो एक भीड़ एक जगह इकट्ठा होगा, तो उस भीड़ को अगर आकर्षित करने का प्रयास हो, या उस भीड़ को मोटिवेट किया जाए कि आप भी इसमें आइए, और एक ट्रैक रिकॉर्ड है जैसा कि आपने बताया, तो ये उन उन लोगों को आकर्षित करने का प्रयास है जो स्वाभाविक रूप से मोदी विरोधी हैं। अगर उनको इसमें, एक तो नंबर बढ़ेगा, और अगर किसी तरीके का हो ना हो, कोई अनहोनी घटना हो, तो उसमें भी इस भीड़ को यूटिलाइज किया जा सके। इसीलिए शुक्रवार को आप देखिए, ये कोई संयोग है नहीं, ममता बनर्जी भी कोई बड़ा प्रोटेस्ट मैक्सिमम शुक्रवार को निकालने का प्रयास करती थी। शुक्रवार के आसपास वो इस तरीके का बयान रखती थी, बुधवार या बृहस्पतिवार को, कि शुक्रवार को कुछ हो सकता है, कोई दंगा भड़क सकता है। मालदा मुर्शिदाबाद के बाद भी उन्होंने इस तरीके का बयान ममता बनर्जी ने दिया था। चुनाव से पहले दिया था कि 1 सेकंड में एक संप्रदाय जो है वो खत्म कर देगा तुम लोग को। तो ये ममता बनर्जी तो इस तरीके की राजनीति करते ही थी, और इससे पहले भी हुआ है, बहुत बार हुआ है भारत में कि अलग अलग दिन शुक्रवार को पॉलिटिकल इस तरीके का कार्यक्रम रखा गया है कि उसमें से भीड़ को भड़काया गया है। अब देखिए सर, जब ये एनआरसी वाला, जब सीए वाला इशू आया था, उस समय एनआरसी इसको बताकर किस तरीके से पूरे भारत में प्रॉब्लम क्रिएट किया गया था। बंगाल में भी हुआ था, कोलकाता में भी हुआ था, मालदा मुर्शिदाबाद में हुआ, जो हुआ वो सब आपने देखा है। तो किसी भी तरीके का जो है एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, वो शुक्रवार को इसीलिए डिजाइन किया जाता है कि एक ज्यादा मॉब प्लस नंबर उनको मिले, और उसको इस तरीके से एक अनगाइडेड मिसाइल की तरह इन लोगों को यूज किया जा सके। राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, या इकोसिस्टम हो, वो काफी समय से 3 शब्दों का प्रयोग करते आ रहे हैं। नंबर 1 जेनजी, नंबर 2 नेपाल में जैसे तख्ता पलटा गया, वैसे ही तख्ता पलट के लिए सड़कों पर उतर जाओ, और तीसरा बांग्लादेश। 5 अगस्त की घटना, जब शेख हसीना को वहां से भारत में आकर के शरण लेनी पड़ी, और प्राइम मिनिस्टर आवास में क्या क्या हुआ, किस तरीके से उनके अंतर वस्त्रों को
सोशल मीडिया में प्रचारित किया गया भोंडे तरीके से उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की गई, उनका अपमान करने की कोशिश की गई। कल राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे और कुछ दूसरे कांग्रेसी, इनके 2 मुख्यमंत्री कर्नाटक और केरल के, प्रधानमंत्री आवास की चौखट तक पहुंच गए हंगामा करने के लिए, धरना देकर के बैठ गए। क्या ये भारत को बांग्लादेश बनाने की तरफ धकेलना चाहते हैं? और जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय राहुल गांधी के आवास से निकल करके कई बसों में भर करके एनडीए के सांसद और कार्यकर्ता अपनी गाड़ियों में भर करके इस समय ये कह करके निकले हैं कि हम गांधी स्मृति जा रहे हैं। यानी ये लोग आईटीओ जा रहे हैं और राजघाट जाने की बात कर रहे हैं। तो क्या ये अराजकता की एक तरीके से वो शुरुआत कर रहे हैं? एक जगह पर मुझे लगता है ये प्रयास तो एकदम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये प्रयास नहीं कर रहे, लेकिन समस्या जो है बांग्लादेश और नेपाल से भारत में अंतर ये है कि बांग्लादेश में वन गवर्नमेंट सिस्टम है, मतलब केंद्र सरकार ही सरकार, वहां राज्य में कोई प्रशासन नहीं है उस तरीके का। हालांकि म्युनिसिपलिटी है लेकिन उसको प्रशासन की तौर नहीं ट्रीट कर सकते हैं। नेपाल में भी वही सिस्टम है, एक ही सरकार, लेकिन यहाँ राज्य में भी बीजेपी, बहुत सारे राज्य हैं जहां बीजेपी की सरकार है। अगर आप प्रधानमंत्री के घर तक घुस जाते हैं, प्रधानमंत्री को सिक्योर्ड रूप से बाहर निकाल कर कहीं भी उनको जगह दिया जा सकता है। यहाँ नेपाल और बांग्लादेश जैसा भारत में सिस्टम है नहीं। अगर ज्यादा अराजकता फैलाएंगे तो सेना उतार सकते हैं आप अर्धसैनिक बल उतार सकते हैं, बहुत सारी व्यवस्था है यहाँ। सिर्फ प्रधानमंत्री के घर पे घुस के या संसद भवन में तोड़फोड़ करके या घुस के यहाँ आप बांग्लादेश जैसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ वन यूनिफाइड गवर्नमेंट नहीं है। ये उन लोगों के लिए, मतलब ये कॉकरोचों के लिए ये एक प्रॉब्लम है। अगर दिल्ली में भी आप पूरे दिल्ली को भी अगर आग लगा दे तो भी आप सरकार को गिरा नहीं सकते। यहाँ किसी एक काठमांडू या किसी एक ढाका को अगर सीज कर लें, अगर अस्त व्यस्त कर दे, एक शहर को खत्म करके आप सरकार को गिरा नहीं सकते, ये उनको समझना चाहिए। लेकिन उनसे जो बन पड़ रहा है वो तो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, एक तो समस्या ये है कि वो पूरे देश में माहौल तैयार करना चाहते हैं। वो उनका जो एक प्लान है वो बहुत बड़ा प्लान है, सिर्फ यहीं पे उनका आंदोलन समाप्त नहीं हो रहा है। वो एक लॉन्ग टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म योजना बना रहे हैं। और ये डिजाइन आप देखिए, सरकार के प्रति, हर सरकार के प्रति कुछ ना कुछ असंतोष जनता का जरूर रहता है, क्योंकि कोई भी सरकार जो है 100% काम नहीं कर पा सकती है, या लोगों का जितना एक्सपेक्टेशन होता है, एक्सपेक्टेशन भी बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं इनसे जो बन पड़ रहा है वो उनके पास जो हथियार है, हर हथियार का यूज कर रहे हैं और माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पूरे देश में एक माहौल बने। मोदी को तो आप चोर प्रमाणित नहीं कर सकते हैं, कोई घोटाला सामने नहीं आया है। राहुल गांधी जी, उनकी जब, मतलब कांग्रेस की जब सरकार थी, एक से एक बढ़कर घोटाला उनके सरकार के समय में सामने आया था। 2G स्पेक्ट्रम, उसके बाद आपका वो दिल्ली में बहुत सारा घोटाला ये हुआ था उनके समय में, बोफोर्स का ये हुआ था, बहुत सारे घोटाले में, मतलब घोटालेबाज पूरा सरकार, इनका सिस्टम ही घोटाले का था। कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के बाहर गठबंधन यूपीए के जितने भी नेता थे उनका भी, बहुत सारे नेताओं का घोटाले में नाम आया था। कॉमनवेल्थ घोटाला था, इसी तरह से बहुत सारा घोटाला उस समय हुआ था। जितना भी काम होता था उसमें घोटाला ही होता था। लेकिन इनके सरकार को सिर्फ एक इशू ऐसा मिला है जिसमें सरकार भी जुड़ा हुआ नहीं है। अगर इस घोटाले की बात करें तो सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको घोटाला नहीं कह सकते, क्योंकि सरकार को किसी तरीके का पैसा इसमें नहीं मिला था, या सरकार ने टेंडर के एवज में कुछ नहीं किया। जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी का नाम जब आया था वो लीकर घोटाले में, लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं सिर्फ एक ही सरकार का ये है कि 2025 में जब एक्सपर्ट कमेटी के राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में जो एक्सपर्ट कमेटी आई थी, उनका जो सुझाव था, सिर्फ वो सुझाव अगर सरकार उसको एक्सेप्ट कर लेती, या उसको इम्प्लीमेंट, एक्सेप्ट नहीं मैं कहूंगा, सरकार ने तो एक्सेप्ट किया ही है, उसको अगर इम्प्लीमेंट कर देती तो शायद आज ये दिन नहीं आता। बस सरकार के एंड से बस एक ही चूक हुई है, या शिक्षा दफ्तर के एंड से सिर्फ एक ही चूक हुई है। लेकिन ये इस तरीके का माहौल बनाना चाहते हैं कि पूरा सरकार, पूरा तंत्र इसमें लिप्त है। सरकार चाहती है कि इसी तरीके से पेपर लीक होता रहे, सरकार चाहती है कि इसी तरीके से छात्रों का भविष्य, ये इस तरीके का एक नैरेटिव क्रिएट करने की पूरे देश में कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कामयाब कितना होंगे इसमें मुझे शक है। और जिस तरीके से मुझे लगता है कि सरकार भी चाह रही थी इस
ये जो पूरा एक माहौल तैयार करने का जो एक डिजाइन तैयार किया गया है, सरकार इसको भी, मुझे लगता है, हम लोग ये बोल रहे थे कि सरकार क्यों इनको इतना समय दे रही है, मुझे लगता है कि सरकार इसको रीड करना चाहती थी कि कहाँ से पैसा आ रहा है, किस तरीके से पूरा ये फंक्शन कर रहा है, मोडस ऑपरेंडी क्या है जो, और मुझे लगता है कि वो समय अब खत्म हो रहा है। जो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, जिस तरीके से ये पूरा मेट्रो बंद किया गया है, इसको खोल दिया जाए, व्यवस्था फिर से पूरी बहाल हो। और सरकार भी, जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, कि सरकार भी अब बल प्रयोग की तरफ जा सकती है अगर बात नहीं बने, अगर गाजर से काम न हो तो डंडा ही सही। अब सरकार भी, मुझे लगता है कि उस मोड में जरूर 2-3 दिन में आएगी। बाकी देखते हैं सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है। देखिए, फरवरी 2020 जब पिछले कार्यकाल के अंतिम चरण में डोनाल्ड ट्रंप अपनी फैमिली के साथ भारत आए थे, तो वो आगरा वगैरह होकर के दिल्ली पहुंचे, तो दिल्ली में दंगा शुरू हो गया था, जाफराबाद में, मौजपुर में, और इसके बाद ये चांदबाग में, खजूरी में, इन सारे इलाकों में फैल गया था। अभी कुछ ही दिन पहले ताहिर हुसैन, जो आम आदमी पार्टी का पार्षद था, उसको सजा हुई है, उसको दोषी माना गया है। इसके अलावा जंतर मंतर के मंच से शर्जील इमाम की बात की जा रही है, उमर खालिद की बात की जा रही है, ताहिर हुसैन भी एक मुद्दा बन चुका है और जानबूझ करके बनाया जा रहा है। जो मेरी सूचना है वो ये है कि इन इलाकों से भी बड़ी तादाद में, जाफराबाद, मौजपुर से, सीलमपुर से भी बड़ी तादाद में युवक जंतर मंतर पर पहुंचे, और 20 जुलाई के जो लाठीचार्ज हुआ बाद में, उसमें उन्हीं लोगों ने तोड़फोड़ और हिंसा शुरू की। कल रात भी एक एसीपी और एक उसके सहायक के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए, बहुत बुरी तरह से वो घायल हैं, और इतनी बुरी तरीके से घायल है कि वो एसीपी आज एएनआई के कैमरों पर ठीक तरीके से बोल भी नहीं पा रहे थे। तो ये जो हिंसा छुटपुट शुरू हो चुकी है, और ये जो खास तौर से अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी में एक सियासी होड़ छिड़ गई है कि कौन लीड ले सकता है मोदी सरकार के विरोध में, ये अराजकता की तरफ ले जा रही है, पहले दिल्ली को, और अब चूंकि पूरे देश में इन्होंने प्रदर्शन का आह्वान करवा दिया है, तो पूरे देश को ही अराजकता में झोंकना चाहते हैं। सर, मैं वही बता रहा था कि ये पूरे देश में मोदी विरोधी एक माहौल तैयार करने की एकदम साजिश, ये पॉलिटिकल, ये विषय राजनीतिक नहीं है, अब ये विषय षड्यंत्र बन गया है। एक होता है राजनीति, जनता का आक्रोश हो सकता है, कोई रियल इशू हो सकता है। सर, मैं याद दिलाऊंगा कि दिल्ली में जब निर्भया कांड हुआ था, उस समय इन लोगों ने कैसे बल प्रयोग किया था जब उनकी सरकार थी, तो लेकिन मोदी जी तो समय दे रहे हैं। ये लोग जो है मोदी जी को बताते हैं कि मोदी जी अत्याचारी शासक है। अत्याचार तो इनके टाइम पे होता है जब परमिशन ही नहीं मिलता था। अब तो मोदी जी के जमाने में परमिशन मिलता है, लोग आंदोलन करते हैं, विरोध करते हैं, सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं। लेकिन ये लोग क्या है, ये लोग पूरे एकदम देश विरोधी ताकत बन चुके हैं। सर, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अगर न्यूज चैनल को, अगर उनके न्यूज वेबसाइट को अगर फॉलो करेंगे, तो ये सीजेपी का जो ये प्रोटेस्ट है, कॉकरोचों के प्रोटेस्ट को वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। सिर्फ खबर तक सीमित नहीं है, भर भर के खबर इस तरीके से दिखा रहे हैं जैसे कि उनके देश का कोई इशू हो। वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इस इशू को, और उनकी तरफ से उनके जितने भी स्पीकर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो बाहर से तो वो हो ही रहा है, और जो लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं, इनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, अभिजीत दीपके कहाँ से आए, अचानक कहाँ से आए, कैसे इसमें जुड़ गए, कैसे उनका फंडिंग है। सोनम वांगचुक जी का देख लीजिए, सोनम वांगचुक जी का तो एक 2007 का एक मुझे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से मिला, 2007 का एक उनके खिलाफ जो है लेह के डीएम का एक पेपर है मेरे पास में। लेह के डीएम ने उनको एक नोटिस सर्व किया था, इसमें साफ रूप से लिखा हुआ है कि सोनम वांगचुक ने जो है 200 कैनाल्स ऑफ लैंड, कैनाल वहां की जमीन का एक माप है, जैसे हमारे यहाँ कट्ठा होता है,
उनके यहाँ कैनाल होता है। तो सोनम वांगचुक ने उस समय 2007 में 200 कैनल्स ऑफ लैंड इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा था और गवर्नमेंट को इसके एवज में एक पैसा भी नहीं दिया। उसके बाद उसी समय मिसयूज ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, यानी अभी जो उनके खिलाफ आरोप लग रहा है कि वो विदेशों से पैसा लेते हैं और यूनुस से मिलते हैं, चीन के लोगों से, चाइनीज लोगों से, रिप्रेजेंटेटिव से मिलते हैं और देश के खिलाफ आग उगलते हैं। सिर्फ मोदी के खिलाफ नहीं, 2007 यानी कि उस समय तो कांग्रेस की सरकार होगी, यूपीए 1 की सरकार होगी उस समय, 2004 में उनकी सरकार आई थी। तो यूपीए के टाइम से वो इस तरीके से आग उगल रहे हैं। सिर्फ मोदी नहीं, वो एक्चुअली मोदी तो एक बहाना है। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो भी वो इसी के खिलाफ बोलते, क्योंकि ये एक एजेंडा है कि भारत के में जो जब जिस समय सरकार में होगा उसके खिलाफ डिस्टेबलाइज करो। और मोदी जी अगर या बीजेपी की सरकार अगर आती है तो पाकिस्तान, अमेरिका, बांग्लादेश जैसे राष्ट्र को और ज्यादा प्रॉब्लम होता है, उनको और ज्यादा खुजली हो जाती है। इसलिए यही है, जो लोग इसमें शामिल है उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी सही नहीं है। अगर मैं 2014 के बाद का पेपर अगर आप दिखाता तो लोग कह सकते हैं कि अरे ये तो चड्डी है, ये तो मोदी भक्त है, अंधभक्त है। 2007 का ये कंप्लेन है, जब बीजेपी का नामो निशान नहीं था भारत में, न जम्मू में, न कश्मीर में, कहीं भी। तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है, ये एक प्लान वे में ये एक काम कर रहे हैं। लोगों को समझना चाहिए, जो लोग वहां पर बिना समझे जा रहे हैं, मैं उनको कहूंगा कि आप प्लीज समझिए कि क्या चल रहा है। वैसे जो लोग एक एजेंडा लेकर वहां जा रहे हैं वो तो सुनेंगे नहीं, वो तो इस तरीके का काम ही करेंगे। हम तो जनता से ही अपील कर सकते हैं कि जो लोग बिना समझे इस जगह में जा रहे हैं, कम से कम आप खुद स्टडी कीजिए कौन लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, उनका क्या एजेंडा है, क्या आप उस एजेंडा को सपोर्ट करते हैं या नहीं, फिर जाइए, इनके सपोर्ट में जाइए या नहीं जाने का मन बनाइए। देखिए, जब ये प्रधानमंत्री आवास के सामने जाकर के बैठ गए तो जितेंद्र सिंह वहां गए थे, पीएमओ में राज्य मंत्री, राहुल गांधी से बात की, उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि अगर सदन में शिक्षा व्यवस्था पर, पेपर लीक पर चर्चा हो तो हम यहाँ से उड़ जाएंगे। उन्होंने ऊपर बात की, ऊपर से कहा गया कि ठीक है, सदन में चर्चा हो जाएगी, दोनों सदनों में चर्चा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार सदन में चर्चा के लिए तैयार है। वो तुरंत पलटी मार गए, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, केवल चर्चा नहीं, हमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और आज प्रधानमंत्री ने जब ट्वीट किया और कहा कि देश भर में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएंगी और जो भी पेपर लीक के मामले हैं उनके दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, किसी को देश के नौजवानों का भविष्य बर्बाद करने की छूट नहीं दी जाएगी। तो राहुल गांधी का 3 मिनट के भीतर उस पर एक जवाब आया। उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं, कोई और बर्बाद नहीं कर रहा है। तो ये चीजें क्या शो करती हैं कि आप जो एक नेता प्रतिपक्ष का पद होता है, ना उसकी गरिमा, ना उसकी मर्यादा, ना जो आपने पहले कहा उस पर टिके रहने की प्रवृत्ति, क्या मैसेज दे रहे हैं आप देश को। और ये वाकई अगर स्पीकर कह रहे हैं कि सदन में चर्चा करिए, हम परमिट कर रहे हैं, सरकार तैयार है, तो ये 4 दिन से पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे, वहां हल्ला करते हैं, बाहर हल्ला कर रहे हैं लगातार। यानी इनका सीरियसली इस मुद्दे पर चर्चा करने तक का कोई विचार नहीं है। सर, एक जमाने में उनकी दादी के समय नेता प्रतिपक्ष से अटल बिहारी वाजपेयी, जो 70s में 70-71 के दौरान भारत और पाकिस्तान की जंग के दौरान उन्होंने फुल सपोर्ट दिया था इंदिरा गांधी को। और उनके पोते राहुल गांधी एक हैं जो एक राय का पहाड़, बात का बतंगर, एक नीट के इशू को मैं मानता हूं कि हाँ हो सकता है ये सीरियस इशू है, मैं एकदम फालतू इशू नहीं बोलूंगा, लेकिन ये उस तरीके का भी इशू नहीं है कि देश में कोई भूचाल आ जाएगा। और कोई पहली बार नहीं हो रहा। सर, एजुकेशन सिस्टम में तो जमाने से प्रॉब्लम है। सर, मेरा जन्म बिहार में हुआ, मैंने देखा है कि 3 साल का परीक्षा वहां 5 साल 6 साल में होता था। 2-3 साल हम लोगों के करियर यूं ही बर्बाद हो जाता था, तो कोई टंग नहीं जाता, ये आम बात था वहां पे। बाद में जब बीजेपी की सरकार आई तो जाके वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हद तक सुधरा है। बंगाल में भी मैं एक समय में जमाने, तो एजुकेशन सिस्टम में ये जो सुधार तो सरकार तो कोशिश कर ही रही है।
और सरकार ने इस बार कहा भी है, आश्वासन भी दिया है। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए कि अगर कल इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान जी का हो जाए, तो उसके बाद ये लोग जो है प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगेंगे। अभी से उसकी शुरुआत हो गई है। थाउजेंड ऑफ पिक्चर्स आर अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया, जहां जंतर मंतर से ये प्रधानमंत्री को इस्तीफे की मांग हो रही है। और इससे पहले अगर कोई रेल दुर्घटना हो जाती थी देश में, तो रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा जाता था। नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया, ऐसे बहुत सारे मिनिस्टर्स ने इस्तीफा दिया है, तो रेल दुर्घटना खत्म हो गया क्या? बंगाल में तो 3-4 दिन पहले दुर्घटना हुआ है। अब तो ये आम बात हो गया है। और शिक्षा मंत्री इसमें थोड़ी जुड़े हुए हैं कि शिक्षा मंत्री ने कहीं पैसा उठाया है एग्जाम पेपर लीक करवा के, ऐसा तो है नहीं। एग्जाम पेपर किन लोगों ने लीक करवाया है, अरेस्ट हुए हैं, कैसे लीक होता है सब लोगों को पता है, कौन इससे पैसा कमाते हैं, क्या इकोसिस्टम है, सब लोगों को पता है। हाँ, बंद होना चाहिए। अगर अगली बार नहीं हुआ तो फिर और ज्यादा ये आंदोलन करें, मैं कहूंगा। लेकिन जिस तरीके से इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, ये गलत है। एग्जाम पेपर लीक होना अगर गलत है, तो ये इसको राजनीति का जो रोटी ये लोग सेक रहे हैं वो भी गलत है। जब सरकार बात करना चाह रही है, पहले ये लोग बोल रहे थे सरकार हमसे बात करे, एक बार बीजेपी के लोग उनसे मिले भी। अब जब सरकार उनसे बात करना चाह रही कहीं भी, एकदम उनसे खुला निवेदन है कि कोई शर्त नहीं है, आप आइए बात कीजिए, आवास स्थल पे बात कीजिए, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप सरकारी जो दफ्तर है वहां बात कीजिए। नहीं, उनको जंतर मंतर ही चाहिए। जंतर मंतर इसीलिए चाहिए कि अगर वहां पर मंत्री जी आएंगे तो उनको ह्यूमिलिएट किया जाएगा, उनसे गाली गलौज किया जाएगा, हो सकता है कि और उससे भी खराब बदतर उनसे ये किया जाए। इसीलिए वो इस तरीके का वहां पे ये कर रहे हैं, एक राजनीतिक मजाक बनाने का कोशिश कर रहे हैं देश के एक मंत्री का। ये नहीं होना चाहिए। ये छवि, ये तो मोदी गवर्नमेंट का एक मंत्री है। अगर मोदी गवर्नमेंट की किसी मंत्री को ह्यूमिलिएट किया जाएगा तो पूरे विश्व में भारत की क्या छवि रह जाएगी? कि 3-4 तिलचट्टों के प्रोटेस्ट, 3-4 पार्टी और एक तिलचट्टे कमिटी के प्रोटेस्ट के में प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट का एक मंत्री का ये उनके साथ आचरण किया गया और इसको सेलिब्रेट किया जाएगा बहुत सारे देशों में। तो ये सही। सबको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्यों ये लोग कर रहे हैं, क्या इनका उद्देश्य है। अब ये एजुकेशन का मुद्दा नहीं रह गया, अब ये एक पूरा एक राजनीति का एक मैटर बन गया है पूरी तरीके से विपक्ष के लिए। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए और एक अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों से निवेदन है कि अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दिया करें, वीडियो को शेयर भी करें अपने मित्रों को ग्रुप्स में, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। और आप जानते हैं पंकज जी के चैनल का नाम जो उनकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, पॉलिटिकल डेली, तो उनको भी सहयोग और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।